हाँ, आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? टेल मी। मैम मनुष्यता कविता तो हो गया है। मनुष्यता का तो हो गया सब ना? यस मैम, उसका तो मैम हो। हाँ, पर्वत प्रदेश में मैम पावस, यस मैम। इसको मैंने पढ़ाया यस नहीं है मैम, ना? वही शुरू कर दीजिए। नो मैम। मैं पढ़ा हाँ, दी है। तो पद्य में एक चैप्टर और बच जाएगा, कर चले हम फिदा, है ना? पर्वत प्रदेश में यस मैम। पावस और कर चले हम फिदा, 3 चैप्टर्स हैं आपके पद्य में। मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिदा, ये 3 चैप्टर में एक मैंने पढ़ा दिया, 2 बाकी है। और गद्य में फिर अब हम लोग बात करें तो पतझड़ में टूटी पत्तियां और कारतूस। कारतूस। है हाँ, और अभी संचयन यस तीनों मैम। बाकी ही है। और ये स्थिति रह रही है उपस्थिति की। 2 सेक्शन मिलाकर बच्चे कितने, 82 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ऑल टुगेदर कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन मैम 22 मैम आई थिंक 22 मैम। 22 नहीं, दोनों सेक्शन मिला के अभी नहीं, मैं ऐसे ऑल टुगेदर बोल रही हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन के बाद 82। यस, 82 स्टूडेंट्स में अभी मात्र 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। कितना पुअर ये स्थिति है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? बोर्ड एग्जामिनी की यही स्थिति होनी चाहिए? हाँ? बोर्ड एग्जामिनी की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं भाई? पेरेंट्स को नहीं देखना है? हाँ, पेरेंट्स को भी तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, यस। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ पर्वत प्रदेश में पावस। हाँ, इसके कवि सुमित्रानंदन पंत। आर यू सुमित्रानंदन पंत। सुनाई पड़ रही है सबको मेरी आवाज? यस मैम। यस 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 मैम। मैम। हाँ, तो आप लोग अपने कम से कम दोस्तों को कन्वे करें और कि अटेंडेंस इसी के आधार पे बनेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अटेंडेंस जो है आप लोगों का, ये जितने बच्चे जुड़ते हैं उन सबका व्हाट्सएप पे स्नैप होमवर्क पे आ जाता है हर डे के हिसाब से, कि कितना स्टूडेंट्स जुड़ा, कितना स्टूडेंट्स कितने मिनट तक जुड़ा, ये सारी चीजें उस पे आ जाती है। और आप लोग अगर नहीं क्लास करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, तो आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलने में भी दिक्कत होगी। तो आप लोग समझिएगा फिर। ओके, इस तरह के बोर्ड एग्जामिनी नहीं होते हैं। बोर्ड एग्जामिनी जब अभी आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, घर में ही बैठे पढ़ाई हो रही है, तो आप लोगों को कम से कम आना चाहिए ना। ऑनलाइन क्लास में भी बहुत खराब स्थिति है। रिजल्ट पर इसका सीधे असर पड़ने वाला है, याद रख लो। अब कोई एमसीक्यू नहीं है ना? अब रिटर्न आपको लिखना है, और तभी आप लिख सकते हैं जब आप कोई चीज पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी। ऐसे नहीं हो पाएगा। हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं ना। आप लोगों को लगता है कि मैडम लोगों को क्या मतलब है हम लोग क्लास करें ना करें? क्यों, भुगतना तो सबको पड़ेगा ना। चलिए, पर्वत प्रदेश में पावस, इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सबसे तो पहले देखिए शीर्षक, पर्वत प्रदेश में पावस। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है बताइए? मैम प वर्ण। हाँ, तो प वर्ण की आवृत्ति के कारण ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। यस, राइट। अनुप्रास अलंकार में ही
अनु यानी पीछे, प्रास माने पीछे पीछे चलने वाला, यानी वो वर्ण जिस वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस शीर्षक को, ये तो हो गया अलंकार की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस, पावस का अर्थ क्या होता है? पावस शब्द का अर्थ मैम वर्षा ऋतु। वर्षा। Yes, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को कहते हैं पावस। तो वर्षा ऋतु जो है, क्या वो सिर्फ इस पे जमीन, साधारण जमीन जैसे समतल, हम लोग जहाँ रहते हैं समतल जमीन है, तो क्या सिर्फ समतल जमीन में ही बारिश होती है कि पर्वत प्रदेश में भी बारिश होती है? बारिश तो सब जगह होती है, सब जगह में। सारे, हाँ, क्योंकि मौसम जो आता है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, पावस ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या शीत ऋतु हो, सब जगह समान रूप से ही उसका समान रूप से ही आता है, लेकिन उसका प्रभाव भी अलग अलग स्थानों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है। तो यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में आपको अधिकतर प्राकृतिक दृश्य ही दिखाई पड़ेंगे और उसका विवेचन, उसका वर्णन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया है, और एक तरह से कहा जाएगा कि मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने प्रकृति के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। प्रकृति को वो दिखाते हैं मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए, यानी मानव के संवेदनाओं के साथ उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को जोड़ा है। और ये काबिलियत और ये सारी चीजें हर कवि में नहीं पाई जाती है, लेकिन सुमित्रानंदन पंत को इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्राकृतिक वर्णन में इनका कोई जोड़ नहीं। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कवि ने, और पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति जो है अपना क्षण क्षण रूप बदलती है, उसका इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है कि तालाब, झरने ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन कोई कवि इसको इस तरह से मानवीय संवेदनाओं के साथ, मानवीय गुणों के साथ, मानवीय क्रियाओं के साथ जोड़कर प्रकट करना, ये महारत हासिल है सुमित्रानंदन पंत को। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी, यानी पहाड़ों की चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का भी वर्णन करते हुए उनकी मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में अभिव्यक्त किया है। यानी ये जो बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष जो पेड़ों, जो पर्वतों पर खड़े हैं, उनके मन में कौन सी भावनाएं चल रही हैं, कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब का वर्णन इन्होंने पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता में किया है। पहला काव्यांश, आप सभी बच्चे जो भी काव्यांश में जो भी कविता पढ़ा रही हूँ, सबका भाव अवश्य लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो मुझे कहेंगे, मैं लिखवा दूंगी। आ रही बात समझ में? लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि मैं समझा दे रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया, और जब प्रश्न उत्तर लिखने के लिए या किसी पंक्तियों का भाव लिखने के लिए आए तो आप लिखने में असमर्थ अपने आप को महसूस करें। तो अपने आप को असमर्थ और बेबस महसूस न करते हुए, जहां कोई कठिनाई हो, आप लोग मुझे कहें कि मैडम इस पाठ का भावार्थ या भाव या अर्थ हम लोग को लिखवा दें। बात आ रही समझ में सबको? हाँ, यस मैम। यस, ईमानदारी के साथ Yes, लिखिए। क्या मनुष्यता पाठ का कुछ लिखाना है? ऐसे तो मैंने कुछ आवश्यक क्वेश्चन लिखवा दिए आप लोगों को, लेकिन क्या भाव में कहीं कोई परेशानी है? किसी भी काव्यांश के भाव में? हाँ, नो मैम। सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता अगर चलेगा, जब सेल्फ स्टडी करेंगे कि हाँ इस पंक्तियों का, इस काव्यांश का भाव समझ में नहीं आ रहा है, फिर से दोबारा लिखवाने की जरूरत महसूस होगी, आवश्यकता महसूस होगी, तो आप लोग जरूर मुझे कहेंगे। आ रही बात समझ में? जितनी बार आप लोग पूछेंगे, जितनी बार कहेंगे लिखवाने के लिए, मैं पीछे नहीं हटती हूँ, ना हटूंगी। आ रही बात समझ में? किसी भी तरह से रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? चलिए मैं इसको आरंभ कर रही हूं। काव्यांश 1।
पावस ऋतु थी, ध्यान देंगे शब्दों पर। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब इसमें देखिए आप लोग, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो पहाड़ी, जहां पर पहाड़ ही पहाड़ हो, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पल पल यानी हर क्षण, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करधनी यानी जो एक इस तरह का आभूषण है जो सेमी सर्किल अर्धचंद्राकार होता है और उसे स्त्रियां अपने कमर में पहनती हैं। एक होता है पूरे कमर को गोलाकार लिए हुए, यानी पूरे कमर को कवर करता है, और एक होता है अर्धचंद्र सेमी सर्किल। तो कवि यहाँ कह रहे हैं मेखलाकार यानी करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार विशाल यानी असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, अपार, सहस्त्र हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, दृग यानी आंख, सुमन यानी फूल, यानी यहाँ पर पुष्प रूपी आंखें, फाड़ खोलकर, अवलोक अवलोकना यानी देखना, निज निज मतलब अपना, महाकार यानी विशाल आकार, ताल तालाब, दर्पण आईना या शीशा। समझ में आ गया? अर्थ सबको समझ में आया? शब्दार्थ सभी शब्दों का? यस मैम। अब सुमित्रा नंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब कौन सा महीना चल रहा था, मौसम कौन सा मौसम था? वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का समय था, और स्थान कहाँ था? कौन सा क्षेत्र की बात यहाँ पर हो रही है? किस क्षेत्र की बात हो रही है? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, समतल क्षेत्र की बात नहीं हो रही है बच्चों, ध्यान रखोगे। पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, और ऋतु है वर्षा ऋतु। ये दो चीजें क्लियर हुई, पर्वतीय क्षेत्र और ऋतु वर्षा ऋतु। और ऐसे समय में प्रकृति जो है हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि वर्षा हो रही है और पर्वतीय प्रदेश है, और प्रकृति जो है अपना रूप पल पल परिवर्तित कर रही है, पल पल अपना रूप बदल रही है। जिस तरह से मनुष्य तरह तरह का वेश धारण करता है, रूप धारण करता है, उसी तरह यहाँ प्रकृति भी अपना रूप पल पल बदल रही है। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। अब मान लीजिए आप पहाड़ को नीचे से देखेंगे, अगर कोई पहाड़ है बहुत ऊंचा नहीं, थोड़ा छोटा ही पहाड़ हो, जब आप उसको समतल पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसका पूरा हिस्सा दिखाई क्या देगा? नहीं, पूरा हिस्सा उसका दिखाई नहीं देगा, आधा हिस्सा दिखाई देगा, और वो आधा हिस्सा जो है ऐसा प्रतीत होता है कमरधनी के आकार का, यानी सेमी सर्किल अर्धचंद्राकार ही आपको दिखाई देगा। पूरा समतल तो पूरा देखने के लिए, पहाड़ का पूरा दृश्य देखने के लिए आपको पहाड़ से ऊंचा जाना पड़ेगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप नीचे से जब किसी पहाड़ को देखेंगे तो वो उसका आधा हिस्सा ही आपको दिखाई देगा। तो उस आधे हिस्से को कवि सुमित्रानंदन पंत ने किससे तुलना की है? करधनी, याद रखेंगे, करधनी के समान विशाल पर्वत जो है वो दूर दूर तक फैले हुए थे। अब उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल, पर्वतों पर कह रहे हैं पल पल परिवर्तित प्रकृति भेष, मेखलाकार पर्वत अपार, यानी करधनी के आकार के इतने पर्वत कट गया था बच्चों। हाँ, तो फिर कवि कह रहे हैं कि उस पर्वत पर
हजारों फूल खिले हुए हैं। पर्वत जो है, जो हम लोग को पर्वत दिखाई दे रहा है जहां वर्षा ऋतु है, उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो ये पर्वत की आंखें हों। आपने देखिए ये पंक्ति यहाँ है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अपने सहस्त्र यानी सहस्त्र यानी हजारों की संख्या में उस पर्वत पर फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों को कवि किस चीज से वर्णन कर रहे हैं बताइए? मैम फूल से, हाँ, पर्वत की आंखों से। यस, आँख से मैम। पर्वत की, मानो वे पर्वत की आंखें हों, यानी पर्वत के ऊपर जो फूल खिले हुए हैं, कभी उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि मानो वे फूल जो है, वे फूल क्या है? पर्वत की आंखें हैं। ऐसे तो मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, हजारों आंखें नहीं होती हैं, लेकिन कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि उस पर्वत पर हजारों की संख्या में फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों को देखकर कवि कह रहे हैं कि मानो एक साथ पर्वत पर हजारों आंखें हों, और पर्वत अपनी उस असंख्य आंखों से नीचे तालाब में फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। क्या अवलोक रहा है? पर्वत जो है अपनी हजारों आंखों से क्या देख रहा है भाई? नीचे जल में निज महाकार। ठीक पहाड़ के नीचे में एक तालाब है, बात को समझ रहे हो तुम लोग? पहाड़ के नीचे एक तालाब है, और उस तालाब में पहाड़ की विशाल जो आकृति है उसकी छाया किसमें दिखाई दे रही है? उस तालाब में, क्योंकि तालाब का जल एकदम स्वच्छ है, और स्वच्छ जल में कोई भी प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से दिखाई पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि ये पहाड़ जो है, इसके ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं, और वह अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से अवलोक रहा है बार बार। बार बार वो नीचे देख रहा है, तालाब में क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपनी विशाल आकृति को वो कहाँ देख रहा है, कहाँ निहार रहा है? उस तालाब में। यहाँ तालाब में कवि ने तालाब को किस चीज से तुलना की है, जरा बताओ तो कोई? किसी भी चीज को, अपनी आकृति को कोई व्यक्ति कहाँ देखता है? मैम शीशा में। शीशा में, वेरी गुड, आईना। दर्पण में। आईना या शीशा या दर्पण। तो यहाँ तालाब की तुलना कवि किससे कर रहा है? मैम शीशा शीशा दर्पण से, से। आईना से, दर्पण से। यानी ये जो विशालकाय शरीर है इस पहाड़ का, ये अपने प्रतिबिंब को किसमें देख रहा है? नीचे फैले हुए तालाब में। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। यानी उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब है जिसका जल इतना स्वच्छ है और पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट है, कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब जो है वो आईने के समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये बताइए बच्चों की मानवीकरण अलंकार है या नहीं? हाँ, यस मैम। यहाँ कवि ने यस मैम। पहाड़ को क्या माना है? एक मानव के समान। यहाँ कवि ने कल्पना किया है कि मानो एक व्यक्ति जो है, एक मानव है, जो अपनी आंखों से क्या देख रहा है? अपनी आकृति को देख रहा है, अपने रूप को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसका रूप जो है हर पल परिवर्तित हो रहा है। यानी बारिश हो रही है पहाड़ पर, वर्षा ऋतु का मौसम है, और स्थान कौन सा है? पर्वत प्रदेश है, और वहां वो अपने निज विशाल आकृति को, अपने रूप को, उस पर विशाल बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों के माध्यम से वे फूल मानो पहाड़ की आंखें हों हजारों की संख्या में, और वो उन्हीं आंखों से नीचे तालाब में अपने रूप को निहार रहा है। क्योंकि यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत ने तालाब की तुलना किससे की है? आईने से, दर्पण से। और कोई भी इंसान अपने चेहरे को दर्पण में ही देखता है, अपने रूप को दर्पण में ही देखता है। तो यहाँ पहाड़ जो है वो मानो कोई मानव है, और उसकी आंखें हैं, और उसी आंख से वो अपने रूप को प्रतिपल, हर पल उसका रूप जो परिवर्तित हो रहा है, तो वो देख रहा है कि अब हमारा चेहरा कैसा लग रहा है, अब हमारा चेहरा कैसा लग रहा है। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से मानवीय भावनाओं को, मानवीय संवेदनाओं को कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता के द्वारा वर्णित किया है। समझ में आया सबको? काव्यांश 1। यस मैम। जल्दी बोलो सभी लोग, नो Yes, चीटिंग। समझ में आ गया ना सबको? हाँ सुधांशु? यस मैम। हाँ, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। हाँ यस मैम।
काव्यांश यहाँ पर काव्य सौंदर्य किसी भी पंक्ति का काव्य सौंदर्य होता है, यानी उस कविता में किस सौंदर्य की प्राप्ति हम लोगों को होती है। तो सबसे पहले तो इसमें चित्रात्मक शैली के माध्यम से, कौन सी शैली का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है? चित्रात्मक शैली। यानी कविता हम पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो गया। कौन सा चित्र? मानो हम कल्पना कर रहे हैं कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और पहाड़ के नीचे में तालाब है, और उसी तालाब में पहाड़ जो है अपने रूप को बार बार निहार रहा है। तो भाई आंखें कहाँ से उसको मिल गई? तो जितने फूल उस पर खिले हुए हैं वही उसकी आंखें हैं। और मनुष्यों के पास 2 आंखें होती है, लेकिन इस पहाड़ के पास तो कितनी आंखें हैं भाई? हजारों, सहस्त्र। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों। हजारों आंखों के द्वारा ही वो अपने रूप को नीचे, अपनी छवि को कहाँ देख रहा है? तालाब रूपी दर्पण में। ठीक है, तो चित्रात्मक शैली के माध्यम से कवि ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही जीवंत मतलब जीता जागता रूप प्रस्तुत किया है। भाषा जो है बहुत ही सहज है लेकिन समासिक है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश तथा परिवर्तित प्रकृति में अनुप्रास अलंकार है, ये भी आप लोगों को समझ में आया। पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश, यानी बार बार आवृत्ति की गई है शब्दों की। दृग सुमन में रूपक अलंकार तथा दर्पण सा फैला में उपमा अलंकार है। इतने सारे सौंदर्य का इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए अब काव्यांश 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, शब्दों पर ध्यान दो बच्चों। गिरी, गिरी यानी गिरी का क्या अर्थ होता है? गिरी पर्वत। पर्वत या पर्वत। यस, पर्वत। गिरी का गौरव गाकर झरझर। झरझर शब्द किसका हो सकता है? कैन यू गेस कर सकते हैं? वेरी गुड, झरने। झरने की जो आवाज होती है उसको हम कहते हैं झरझर। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसका शब्दार्थ पहले समझिए। गिरि यानी पहाड़, गौरव महिमा, यश। गौरव का अर्थ क्या होगा? महिमा भी हो सकता है, यश भी हो सकता है। बड़ाई, बड़ाई यानी तारीफ। मद, मद यानी मस्ती। नस नस, रग रग में। उत्तेजित, जोश से भरे हुए। लड़ी, लड़ी का अर्थ होता है श्रृंखला, माला। ठीक है, झरते गिरते। झाग, फेन। झाग समझते हो ना? फेन जो पानी में भी उठता है, बहुत ज्यादा हम लोग दूध को भी बहुत ऊपर से नीचे से ऐसे करेंगे तो क्या होगा? उसमें झाग पैदा हो जाता है, जिसको फेन भी कहते हैं। निर्झर यानी झरना। उर, हृदय। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना। उच्च आकांक्षा यानी ऊंची आकांक्षा, आकांक्षा यानी इच्छा, ऊंचा उठने की इच्छा या कामना। तरुवर, बड़े बड़े पेड़। नीरव नभ, शांत आकाश। अनिमेष, एक टक देखना, लगातार बिना पलक झपकाए देखना, उसको कहते हैं अनिमेष भी कहते हैं, निर्निमेष भी कहते हैं। चिंता पर, चिंतित, चिंता में मग्न। अब यहाँ कवि कह रहे हैं इस दूसरे काव्यांश में कि पर्वतों पर झरने, बहने वाले झरनों की, पर्वतों पर जो झरने बह रहे हैं, झरने अक्सर हम लोग कहाँ से देखते हैं, कहाँ से गिरते हैं झरने? पहाड़ की ऊंचाई से ही गिरते हैं। मैम पहाड़ की ऊंचाई। हाँ, पहाड़ से झरने जो हैं। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये झरने जो हैं ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। नीचे तालाब है, नदियां हैं, उन सब में ये झरने जो हैं आकर मिल जाते हैं। झरनों का जल जो है, झरनों का पानी जो है, वो बहते हुए काफी ऊंचाई से नीचे गिरते हुए तालाब और नदियों में मिल जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब वो झरने की झरझर की आवाज जब नीचे गिरती है तो कवि कल्पना कर रहे हैं
कि मानो वो पर्वतों का गुणगान करते हुए नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पर्वतों का यशोगान, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, उनकी तारीफ के गीत गाते हुए झरझर 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 करके वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं। उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है। कवि कह रहे हैं उन झरनों की जो एक मादक ध्वनि निकलती है, ऐसी ध्वनि जो लोगों को मदहोश कर दे, और ऐसा लगता है कि झरनों की आवाज जो है उससे नस नस में जोश भर जा रहा है और मन जो है उत्साह और उमंग से भर जाता है उन झरनों की ध्वनि को सुनकर। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे हुए झरने जो हैं, वो कभी उसकी तुलना किससे करते हैं? मोतियों की लड़ियों से, क्योंकि झरनों के का जो पानी होता है उसका रंग कैसा होता है? सफेद। और मोती का रंग कैसा होता है? सफेद होता है ना। मोती का रंग भी सफेद होता है और झरनों का जो पानी होता है उसका भी रंग सफेद होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब ये जो झरने गिरते हैं काफी ऊंचाई से, तो ऐसा लग रहा है कि लाखों करोड़ों की संख्या में मोती की लड़ियां जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। और उनको देखकर कवि का मन जो है बहुत आनंदित हो जाता है, उत्साह से उमंग से भर जाता है। और पहाड़ों पर उगे हुए जो विशाल और ऊंचे पेड़ जो हैं, है ना, यहाँ पर गिरिवर के उर से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। अब ऊंची आकांक्षाओं से बहुत मन में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं पालकर कौन खड़े हैं पर्वतों पर? बड़े बड़े विशाल वृक्ष। और उन वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वृक्ष जो है शांत आकाश की ओर चुपचाप देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। कि उन विशाल वृक्षों को देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो वे आसमान की ओर देख रहे हैं वो वृक्ष, क्योंकि वो वृक्षों का सिर जो है वो किधर है? ऊपर की ओर है। तो उनको ऊपर की ओर देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि शांत आकाश की ओर बिना पलक झपकाए ऐसा लग रहा है कि कुछ चिंता में डूबे हुए हैं और ऊपर लगातार झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो ये आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। जैसे मनुष्य भी नीचे खड़े होकर आसमान को देखकर कभी कभी सोचते हैं कि ये आसमान जो है कहाँ तक इसका अंत है, आसमान में क्या क्या है ना, उसके रहस्यों के, उसके अंदर के रहस्यों को जानना चाहता है। तो कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो बड़े बड़े जो विशाल विशाल वृक्ष जो पेड़ों पर जो पर्वतों पर खड़े हैं, वे मानो कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिंता में है, और वे अपनी पलकों को बिना झपकाए निर्निमेष अनिमेष लगातार देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ऊपर आकाश को। और ऐसा लग रहा है कि वे आकाश के भेद को, उसके रहस्य को जानना चाहते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? 35 से 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं। आई कैन सी, देख रही हूं मैं 30 स्टूडेंट्स, 5 निकल गए। ठीक है, वो सब समय भी आ जाएगा कि कौन बच्चे छोड़ दिए हैं क्लास। तो इस तरह से यहाँ देखिए काव्य सौंदर्य इसमें क्या है? झरझर नस नस तथा उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी एक शब्द की 2 बार आवृत्ति से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है। झरते झाग नीरव नव तथा निमेष अटल में अनुप्रास अलंकार। झरते झाग में झ वर्ण की आवृत्ति हुई है, नीरव नव में न वर्ण की, अनिमेष अटल में अवर्ण की। समझ में आई बात आपको? मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्च आकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा दिया गया है। मोती की लड़ियों से सुंदर, यानी जो झरनों का पानी है वो किसके समान प्रतीत हो रहा है? मोती की लड़ियों से। और उच्च आकांक्षाओं से तरवर, पहाड़ों पर जो विशाल बड़े बड़े वृक्ष हैं, जब वो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो वे आसमान के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वे अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए अनिमेष रूप से आसमान को चिंतित होकर देख रहे हैं। क्लियर हुआ? आया सबको समझ में? यस। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। काव्यांश 3। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर,
है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ शब्दार्थ देखिए, भूधर यानी पहाड़, पहाड़ को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, शैल, भूधर, ये पर्यायवाची सारे शब्द हैं। अपार, जिसका पार न हो, असीमित, ठीक है। पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल। पारद, पारा, पारा देखो थर्मामीटर में, थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है, यस मैम, उसी पारे के समान एकदम सफेद और चमकीला होता है ना, जिससे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। तो यहाँ उसी पारद के पर यानी पारे के समान सफेद चमकीले पंखों को यहाँ कवि किससे तुलना कर रहे हैं? बादल से, क्योंकि बादल का रंग भी सफेद है। रवशेष, केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना, उसको कहते हैं रवशेष। भू, धरती, धंस गए, नीचे दब गए, सभय, भय के साथ, शाल, एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, शाल का वृक्ष। ताल, तालाब। जलदयान, बादल रूपी विमान। विचर विचर, घूम घूम कर। इंद्रजाल, जादूगरी भरे कारनामे, उसको कहा जाता है इंद्रजाल। अब इसमें कवि जो है वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। कवि कह रहे हैं कि अचानक वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। यहाँ पर्वत को कवि क्या कर रहे हैं? पूरा पर्वत जो है मानो पर्वत न होकर क्या है, बल्कि इस पारे के समान एकदम सफेद और चमकीले पंखों को, ऐसे पर्वत जो है वो अपने फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि पर्वत जो है वो आकाश में उड़ रहा हो? लेकिन नहीं। नो मैम। अचानक क्या हो रहा है कि बादल, पर्वत के ऊपर बादल, पूरा पर्वत जो है वो बादलों के अंदर छिप जाता है, बादल पूरा घिर जा रहे हैं। तो जब बादल पूरा घिर गए और ऐसा कभी महसूस कर रहे हैं कि मानो वे बादल न होकर बल्कि पर्वतों को अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गया, और जब बादल आसमान पूरे पर्वत को घेर लिए, अब ढक लिए, तो फिर कवि कह रहे हैं कि केवल क्या सुनाई पड़ रहा है? झरनों की आवाज ही सिर्फ सुनाई पड़ रही है। झरनों की आवाज सुनाई पड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे ऐसा लग रहा था कि आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया। यानी वर्षा कितनी तेज बौछारें पृथ्वी पर पड़ने लगी कि कभी कल्पना कर रहे हैं कि इतनी तेज वर्षा हुई कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि आज तो आसमान ही टूट पड़ेगा, आसमान टूट पड़ेगा। यानी इतनी तेज वर्षा हो रही है कि आसमान से लग रहा है कि धरती पर एकदम बौछार हो रही है बादलों की, ठीक है। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। और शाल के वृक्ष यानी वृक्षों पर जब बारिश की तेज बौछारें पड़ती है तो क्या होता है, उनके पत्ते जो है झुक जाते हैं कि नहीं? झुक जाते हैं ना, पत्ते जो एकदम नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो उनको झुकते हुए देख कभी ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो डर के मारे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों, और तालाब के जल से इस प्रकार धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। क्योंकि जब, अब कल्पना कीजिए, बारिश की तेज बूंदे, बहुत तेज बौछारें जब पत्तों पर, पहाड़ पर उगे हुए जो वृक्ष हैं, शाल के वृक्ष, उन पर पड़ रहे हैं तो उनके पत्ते झुक गए हैं। तो उसको कभी कल्पना कर रहा है मानो वो डर कर भयभीत हो गए हैं। उसके बाद जब तालाब में वो पानी गिर रहा है, बारिश की बूंदे, बारिश की तेज बौछार जब तालाब में गिर रही है तो उसमें से झाग पैदा हो रहा है। तो उस झाग को कभी क्या कल्पना कर रहा है कि मानो उसमें से धुआं उठ रहा हो। तुम लोग देखे हो जब बहुत तेज झाग पैदा होता है तो उसको देखकर दूर से झाग नहीं लगेगा, लगता है कि धुआं उसमें से उठ रहा हो। तो इस प्रकार वर्षा के देवता कौन है? इंद्र, जो बादल रूपी विमान में बैठकर घूम घूम कर अपनी जादुई करतब दिखा रहे हैं। यानी कहीं तालाब में पानी गिर रहा है, बहुत तेज वर्षा की बौछार, तो वहां ऐसा लग रहा है कि आग लग रहा है।
उसके बाद जब शाल के वृक्ष पर वो वर्षा की बूंदें पड़ रही है, बारिश की बहुत तेज बौछार पड़ रही है, तो जो पत्ते नीचे धंस गए हैं, पत्ते जो है नीचे झुक जाते हैं, तो उसी का भी कल्पना कर रहा है कि मानो वो भयभीत होकर अपनी गर्दन को झुका लिया है। तो इस तरह से वर्षा ऋतु का जो वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं वो सब लग रहा है कि मानवीय प्राकृतिक वर्णन जो है वो मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिए हैं कि मानो पर यदि वर्षा जब तेज बौछार पड़ती तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसे अपने आप को छुपाते हैं ना, अपने आप को ऐसे सिर को ऐसे छिपा लेते हैं। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि मानो यस मैम, बड़े बड़े विशाल जो वृक्ष हैं उनके जो पत्ते हैं वो अपने सिर को ऐसे नीचे करते हैं, तो नीचे करते हुए यानी पत्ते जो है नीचे जब झुक जा रहे हैं तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो वे अपने सिर को नीचे की ओर भयभीत होकर छिपा लिए हैं। जब वही पानी, वही वर्षा की बौछार, तेज बौछार जब तालाब में पड़ रही है, एक साथ इतनी सारी बूंदें जब पड़ेंगी तो क्या होगा, उसमें जो पानी है वो झाग में परिवर्तित हो जाता है, नीचे से खूब ऐसे खूब जोर जोर से झाग पैदा होता है। तो कवि उस झाग को देखकर ऐसी कल्पना कर रहे हैं मानो तालाब में आग लग गई हो। तो सोचिए, एक वर्षा की बूंदे, और कवि उसको कितनी सारी कल्पनाएं कर रहा है उसके साथ। कहीं वो वृक्ष पेड़ों पर पड़ने पर ऐसा लग रहा है कि पेड़ भयभीत हो गए, जब वो तालाब में पड़ रहा है पानी तो लग रहा है कि तालाब से झाग न निकल कर बल्कि धुआं निकल रहा है, मानो तालाब में आग लग गई हो। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि वर्षा के देव इंद्र जो है वो अपनी बादल रूपी विमान में बैठ गए हैं